अपने बीवी के हाथ पैर बांध के उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। बीवी का मन नहीं है, उसका आज मन नहीं है, कल मन था आज मन नहीं है और आपने किया तो मैरिटल रेप होगा। ऐसा ही तो पुरुष का भी हो सकता है। वो ऑफिस से थका हुआ आ सकता है, उसका मन नहीं हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती उसकी वाइफ कर सकती है। चाहे आप कुछ बोल दो, आप उनसे, वो आपको भले गाली दें, बदतमीजी करें आपके साथ या कुछ भी करें, आप अगर जवाब देते हो पलट के तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारे धाराएं लग जाएंगी। ये तो मैं जायज है, आप मेरी पत्नी नहीं है, बस ये ईगो उनको हर्ट हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे 2-3 दिन बाद ही लगा दिए। चाहे एसएचओ हो, जज हो, वकील हो, कहीं ना कहीं महिला वाले केस में फंसी रहे। आपने डायलॉग कई बार सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। ये पहले भी मेरी कई वीडियोस में आपने सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर वास्तव में मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी प्रताड़ित होता है। और आपने कहानियाँ, कई घटनाएं हमारे चैनल के माध्यम से सुनी कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है मर्द प्रताड़ित हो रहे हैं, न्याय की मांग करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी घरेलू हिंसा होती है। आइए कुछ लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर क्या महिला आयोग की तरह क्या पुरुष आयोग बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं केडी झा हूँ, मेरा नाम केडी झा है और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स दिल्ली का। ये क्या महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि सांसद में भी इसके लिए आवाज उठी। देखिए, राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास अभी पेश हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल जी, उन्होंने ये बिल पेश किया हुआ है और हम इसके लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि एटलीस्ट उन्होंने पुरुषों की आवाज़ सुनी और उन्होंने ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेश किया है। अभी हमारे संसद सदस्यों पर डिपेंड करता है कि अगर उन्हें लगता है कि इस देश में पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो वो इस बिल को मत देंगे, और ये बिल अगर राज्यसभा से पारित होगा तो ये लोकसभा में जाएगा, और अगर लोकसभा से भी पारित होगा तो ये कानून बनेगा। और इस कानून के बाद देश में महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग होगा, जहाँ जो पीड़ित पुरुष हैं वो जाके अपनी बात कह सकते हैं, और जो महिलाएं झूठा मुकदमा करती है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे जब इस तरह का आयोग बनेगा देश में। जिस तरीके से क्या लगता है कि जैसे महिला आयोग है तो क्या महिलाओं पे अत्याचार होना बंद हो गया, क्या लगता है आपको? मैडम देखिए, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो ना मैं महिला आयोग चाहता हूँ ना मैं पुरुष आयोग चाहता हूँ, क्योंकि देश में कानून है, जो गलत करता है उसके लिए कानून है, जो गलत करा उसे सजा मिले और जो पीड़ित है उसे न्याय मिले। लेकिन जब एक महिला आयोग है जो महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाता है तो फिर एक पुरुष आयोग की भी जरूरत महसूस होती है, जो पुरुषों के लिए आवाज़ उठाए। जो पुरुष अपनी पीड़ा में है, परेशान है, दुखी है, तो उस आयोग में जाके अपनी बात रखेगा तो आयोग उसकी मदद करेगा। तो जब तक महिला आयोग है तो फिर पुरुष आयोग भी होना चाहिए। क्या सर आप किसी महिला से कभी प्रताड़ित हुए, कोई घटना आपके साथ घटित हुई? मैं काफ़ी प्रताड़ित हुआ हूँ। एक्चुअली क्या है, ज़रा सा मनमुटाव होने में हमारी जो वाइफ होती है वो महिला आयोग पहुँच जाती है और फिर वहाँ पे वो डाल देती हैं कि हमें मानसिक और शारीरिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें लगता है, और मुझे बताया गया था कि महिला आयोग में काउंसलिंग होगी, जो कि एक दूसरे की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वहाँ पे तो पुरुषों को आते ही समझ लिया जाता है कि इन्होंने तो क्राइम किया है। अच्छा, क्रिमिनल एज ए हाँ, क्रिमिनल इन्होंने तो क्राइम किया ही किया है, मतलब चाहे महिला झूठ बोल रही हो, तो वहाँ पे हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि धमका, जैसे दिखाया जाता है कि क्राइम शोज में कि पुलिस वाले डराते धमकाते हैं, ऐसे हमें भी वहाँ डराया धमकाया जाता है और ऐसे टॉर्चर किया जाता है। वहाँ से अगर मैं कह दूँ कि मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं बैठा हूँ, मेरे को टॉयलेट आ रहा है, वो कहता है बैठ, हमारी बात सुन, और कहते हैं बस हाँ ना में जवाब दे, और उसकी पूरी महिला की पूरी कहानी सुनी जाएगी कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ, हम बताने की कोशिश करेंगे, कहेंगे नहीं बस एक लाइन में बता जो बताना है और ख़त्म कर। मतलब टोटली कह सकते हैं कि जो पुरुष है उस पर एक इच्छा ला दी जाती है, तुझे लेके जाना है या इसको गुजारा भत्ता देना है। टोटली कह सकते हैं कि फोर्स किया वो तो जाता है। डिपेंड करता है कि महिला क्या कंप्लेंट डाली है और क्या उसकी जो पुरुष अपनी इच्छाओं को दबा देता है एक तरीके से, यहाँ पे। नियत है उसकी कि भाई वो क्या चाहती है, क्या उसके इरादे हैं, उस पर डिपेंड करता है टोटली। कल एक हमारे वॉलंटियर हैं जो जेल में थे, गुजारा भत्ता नहीं दे पाए इसीलिए जेल था, उन्होंने यही बताया कि तिहाड़ जेल से वो निकले हैं। करीब 300 लोग वहाँ ऐसे हैं जो अपनी बीवी को मेंटेनेंस नहीं दे पाने के कारण जेल में हैं। तो जिस देश में एक गरीब आदमी सिर्फ इसलिए जेल में है कि वो पैसे नहीं दे सकता, देखो देश में एक सिविल कानून है जिसके हिसाब से आप देखा होगा कि नॉर्मली अगर कोई कर्जे में डूब जाता है तो उसे दिवालिया घोषित किया जाता है, उसे भी जेल नहीं भेजा जाता है। यहाँ 2000, 10,000, 20,000 अगर कोई गरीब अपनी पत्नी को नहीं दे पाता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि पुरुषों की क्या हालत है इस देश में। आखिर एक एडल्ट पुरुष क्यों एक एडल्ट महिला को गुजारा भत्ता देगा जब दोनों सेम क्वालिफाइड हैं या दोनों सेम अनपढ़ हैं या सेम पढ़े लिखे हैं। लेकिन हमारा कानून इस तरह से बनाया गया है कि जैसे पत्नी जो है उसकी पूरी जिम्मेवारी एक पुरुष की है,
तो हम इसमें बदलाव चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। पहले आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी तो जहाँ पे आप महिला से किसी प्रताड़ित रहे हो? हाँ, मैं अपने कॉलेज टाइम पे भी ऐसा रहा है मेरे साथ, और कई बार हेल्पिंग तौर पे मैंने महिलाओं की से कभी मदद करी है। वहाँ मुझे इस चीज़ को फेस करना पड़ा है कई बार, क्या घटना घटी? कि जैसे कि मैंने किसी की मदद करी और मदद करने के बाद में मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे ही हैरेस कर दिया कि यही एक्सीडेंट किया या यही परेशान किया मुझे, इसने मुझे छुआ। कोई स्टोरी है इस तो आप तरीके बता से। सकते हैं? स्टोरी तो मैडम ऐसा है कि बहुत सालों से मैं चीज़ों को फेस कर रहा था। कई बार अभी बीच में मैं इसी मदद की वजह से, कि जैसे कि मुझे जीवनसाथी.com से मेरी वाइफ का ही केस हाँ, बताया था हूँ। हाँ। जीवनसाथी.com से उन्होंने कहा, और उन्होंने ये बताया कि उनके परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया, भाइयों ने परेशान किया, शादी नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली मैं भी एज हो रही थी, मेरे फैमिली में कोई था नहीं, तो इंडिपेंडेंट था, मुझे खुद ही सेल्फ निर्णय लेना था। तो उनकी काफ़ी रोने परेशान होने के बाद में 3-4 साल से लगातार मुझे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर जी, उसके बाद में वो मुझे काफ़ी कनेक्ट होती गई। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मुझे शादी का प्रपोज़ल उन्होंने भेजा। तो मैंने कहा चलो कोई लड़की परेशान है और मेरे जीवन में आएगी तो हो सकता है कि हम दोनों निभा लेंगे एक दूसरे को, लाइफ चली जाएगी। बट उन्होंने 6 महीने के अंदर ही मेरे साथ इस तरीके से खूब खुशहाल रहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद में कथा के बहाने, शादी की कथा होती है, उसके बहाने मुझे अपने मायके भी ले गईं। और 25 दिन तक उन्होंने आज रुक जा, आज उनके जाना, इनके जाना करते हुए मुझे 25 दिन तक रोका। उसके बाद में सडन मैं आगरा आ गया, वो वहाँ रुक गए। उनकी बड़ी वाली बहन ने मुझे रात को धमकी दी, बोला या तो अपने घर का मकान बेच को 40 लाख रुपये मुझे दो और 25,000 रुपये महीना मेरी बहन को दो, मैं इसको रखूँगी, मैं मेंटेन करूँगी। तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा था कि पत्नी मेरी है, मेरी औकात, मेरी हैसियत जितनी है, शादी से पहले आपने सब कुछ देख ही लिया था, तो मैं मेंटेन करूँगा मेरी हैसियत के हिसाब से, मैं इतना नहीं कि मैं आपको दूँ। और पत्नी वो है, वो मांगेगी तो मैं जायज़ है, आप मेरी पत्नी नहीं है। बस ये ईगो उनको हर्ट हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे 2-3 दिन बाद ही लगा दिए। क्या मुकदमा लगाया आपने? मुझ पे 498 लगा दिया, 406 भी लगा दिया है, जबकि उसका सबूत मेरे पास है। वो अचानक आई है यहाँ नोएडा, ताले तोड़े हैं, और मकान मालिक से पूछा कि चाबी कहाँ है, मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछा, एक गाज़ियाबाद का कोई बंदा उसको बुला के लाए हैं, उन्होंने ताले तोड़े हैं। और ये भी मुझसे कह रही हैं कि जब आप आगरा से आओ तो मेरे सामान उठा लाना, मेरे कपड़े उठा लाना, अटैचियाँ उठा लाना। और यहाँ आने के बाद में, ताले तोड़ने के बाद में ये कहती हैं कि आप मेरी अटैचियाँ, ताले उठा के, सामान उठा के ले गए, जेवर उठा के ले गए। जबकि हम शादी में गए थे कानपुर, उनके मायके के यहाँ, वो सारा जेवर और सब कुछ वहाँ पहने, उसके भी फ़ोटोज़ वीडियो मेरे पास है। सारे सबूत होने के बाद भी मैं एक न्याय के लिए अभी तक भटक रहा हूँ। खुद ही सामान ले लिया, खुद ही और सामान चोरी लेंगे कर और लिया। लिख के भी दे रही हैं कि हाँ मेरे पास है, और कानून ने हमारी ने कहा। और जिस SHO ने ये केस दर्ज किया, वो मुझसे कह रही हैं कि बाहर जाके मर जा, नहीं तो उसको कुछ दे दबा के फ्री कर ले। और वो भी जब ट्रांसफ़र होकर आगरा पहुंची तो वो भी एक व्यभिचार में खुद लिप्त हुई थी, जिसको कि थाने में आके उनकी वाइफ ने, उनकी बहन साली ने, और उसके मतलब उनको आगे से SHO को पीटा। तो जब वो भी SHO होके भी वो व्यभिचार में लिप्त हैं, और तो वो मेरे को न्याय कैसे दे पाती? उन्होंने पैसों की डिमांड करी सबकी थी। बारी आ रही है धीरे धीरे, तो- कह सकते हैं, चाहे SHO हो, जज हो, वकील हो, कहीं ना कहीं महिला वाले केस में फंसी रहे। हाँ, तो वही कंडीशन था। अब मैं तो बिल्कुल ही एकदम था। मेरी वाइफ, अभी मुझे महसूस ये होता है कि शायद वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, लेकिन बट उनकी बड़ी बहन या 1-2 लोग और भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा फैमिली इश्यूज आ गया है। और अब हमारा 3 साल से एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो शायद मुझे लग रहा है सेपरेशन लंबा टाइम हो गया है, तो शायद दिल ना भी मिल पाए। लेकिन बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि अगर वो ऐसी बात करना चाहते हैं तो हम लोग आगे समाधान कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि शादियों में, परिवार में, पति पत्नी के रिश्ते में इस तरीके की एक नाजायज़ डिमांड को लेके परिवार को ना तोड़ा जाए कभी भी। अगर हाँ पति की गलती है तो उसको सज़ा दी जाए, उसको पैसे की डिमांड ना करी जाए। अगर गलती है तो सज़ा दी जाए, जिससे कि आगे सबक सीखे। और यदि पत्नी की गलती है तो उसको भी सज़ा दी जाए, जिससे कि कोई दूसरी महिला इस चीज़ को सोच के कि ये चलो एक सॉफ्ट कॉर्नर पैसे कमाने का रास्ता है, चलो पति करके छोड़ा, दूसरे को देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिक। अगर ये पैसे का लेन देन का कोर्ट अगर कम कर देती है, या ये चीज़ों पर ध्यान देती है कि जायज़ ही दिया जाए, नाजायज़ ना दिया जाए, तो आत्महत्या भी कम हो जाएंगी और पुरुषों के प्रति प्रताड़ना भी कम हो जाएंगी। ये जो लॉ है, जो महिलाओं के प्रति थोड़ा झुकाव रखता है, हमारे अभी जैसे देश में चल रहा है कि घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होती है, क्या आपको नहीं लगता पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा होती है? पुरुषों के साथ भी काफ़ी होती है, और कई केसेस हमारे पास भी आ रहे हैं। जैसे मैं संस्था से काफ़ी पुराना जुड़ा हूँ, तो यहाँ पर भी कई केसेस आते हैं। कई लोग कहते हैं कि 498A में उन्हें रॉन्गली इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेंटेनेंस डाल दी जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया जाता है। देखिए, हर केस में सच्चाई नहीं होती है। 100 में से 1% में सच्चाई हो, तो 99% जो केसेस होते हैं फॉल्स होते हैं। अच्छा, अभी काफ़ी सारे जो वकील होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो ऐसे मतलब दिखाते कि महिला क्या बेचारी है और
पुरुष अत्याचारी है, होता है? देखिए ये तो हमारे समाज में पुराने ज़माने से चला रहा है कि जो पुरुष अत्याचारी है, लेकिन आज के समाज ऐसा नहीं है, समाज बदल गया है। अब महिलाएं, सब महिलाओं के लिए कह रहा है, 1% महिलाएं ऐसी जो अत्याचारी हो रही हैं। इसीलिए हमने पुरुष आयोग की मांग करी हुई है, जो हमारे संसद के पटल में रख दी गई है। देखते हैं कितनी जल्दी ये पास होता है और कानून का रूप लेता है। अच्छा, ये मैरिटल रेप जो एक कहीं ना कहीं पति पत्नी दोनों की इच्छा होती है, उसके बाद पत्नी के झगड़ा हो जाता है किसी बात पर और लगता है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, तो वो मैरिटल रेप का केस डाल देती है, कितना सही है? देखिए बहुत ही कंटेजियस इशू बता रहे हैं अभी आप। मैरिटल रेप अब हर छोटी छोटी बात पे, अब सपोज करो हस्बैंड वाइफ में किसी भी बात पे थोड़ा झगड़ा हो गया, तो सुबह ही आप जाएंगे कि वो कह रहे कि रेप हो गया जी। तो इस तरह से हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, जो हमारे जो कोर्ट हैं वो इस केसों से भर जाएंगे। तो मेरा ये व्यू है कि ऐसा मैरिटल रेप का नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि मैरिटल रेप होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए 1-2% एक्सेप्शनल मैं मान सकता हूँ, हर जगह नहीं होते जी। मैम आप देख लो कि सबसे ज़्यादा मिसयूज भी है वो लड़कियां अपने राइट्स का जो मिसयूज कर रही हैं पुरुषों के ऊपर। चाहे आप कुछ बोल दो, आप उनसे, वो आपको भले गाली दें, बदतमीजी करें आपके साथ या कुछ भी करें, आप अगर जवाब देते हो पलट के तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारे धाराएं लग जाएंगी। या तो चाहे छेड़छाड़ की लगा दें, चाहे वो महिला उत्पीड़न का लगा दें, चाहे जो भी वाइफ है तो घरेलू हिंसा का आपके ऊपर आरोप लगा करके आपको अंदर करवा देगी। और पुरुष क्या करता है, फिर जाके वो या तो जेल जाएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी से जो उसको जो निर्णय आएगा वो उस निर्णय का स्वागत करके वो पालन करेगा। और जब किसी के ऊपर रेप एलिगेशन लगता है या उसे सजा हो जाती है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की समाज में छवि क्या होती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले भी। हाँ देखिए मैम, रेप जो है बहुत हीनियस क्राइम है, ठीक है। तो हम कभी भी कहते हैं अगर किसी के साथ रेप हुआ है, अगर एक बार वो शिकायत हुई है तो उसमें जेल जरूर जाए, चाहे लड़का जाए या लड़की जाए। अगर सच में रेप हुआ है तो लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, अगर केस झूठा है तो लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए। रेप केस में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे आरोप लगाया, बाद में वो पैसे लेके मुकर जाती है, तो उस केसेस में उस लड़की को जरूर सजा होनी चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि रेप होता है समाज में, बिल्कुल होता है। देखिए इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो ना पुरुष है ना महिला है, वो अपराधी हैं, और अपराधियों का कोई जेंडर नहीं होता है, तो उन्हें जरूर सजा मिले। लेकिन अगर कोई लड़की किसी निर्दोष को फंसा रही है तो उसे भी उतनी ही कठोर सजा मिले। और दूसरी बात, जो रेप है, जैसे अभी आप मैरिटल रेप की बात कर रहे थे, अभी जो हमारे देश का कानून है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मैरिटल रेप का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बीवी के हाथ पैर बांध के उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। बीवी का मन नहीं है, उसका आज मन नहीं है, कल मन था आज मन नहीं है, और आपने किया तो मैरिटल रेप होगा। ऐसा ही तो पुरुष का भी हो सकता है, वो ऑफिस से थका हुआ आ सकता है, उसका मन नहीं हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती उसकी वाइफ कर सकती है। लेकिन जब आप मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं, सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कानून लाते भी हैं तो उसको जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा कि उसमें जितना ही अधिकार पुरुष को मिलेगा उतना ही अधिकार महिलाओं को मिले, तभी ये कानून सक्सेस हो पाएगा। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से एक महिला अपने अधिकारों का मिसयूज करती है। जिस तरीके से आज समाज में बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे फेक एलिगेशन लगते हैं कि उस व्यक्ति ने फलानी लड़की को छेड़ दिया, या फिर कोई महिला छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, रेप एलिगेशन लगाती है, और चाहे वो रेप एलिगेशन झूठा ही क्यों ना हो, पर आदमी की छवि खराब हो जाती है। सो लोग सोचते हैं कि कुछ ले देकर मामला सेटल कर लिया होगा। तो आपको बता दें कि एक एनजीओ जो कि पुरुषों के लिए काम कर रही है और चाहती है कि इस तरीके से झूठे मामलों में लोग ना फंसे, और किसी भी तरीके से अगर वो टूट जाता है, बिखर जाता है कि अब मैं आगे नहीं लड़ सकता, तो इस एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम है कि देखो ये किस तरीके से इन्होंने शौक नहीं मजबूरी है, अब आंदोलन ज़रूरी है। तो ये आपको नंबर दिखा दें, NCM इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स, ये पुरुषों के लिए, और ये चाहते हैं पुरुषों को वो मंच प्रोवाइड कराते हैं जहां पुरुष अपना दुख व्यक्त कर सकता है, और कानूनी रूप से कहीं ना कहीं इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको